नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम चर्चा करने आए हैं आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अंतिम पाठ आधुनिकीकरण के रास्ते यानी पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन के बारे में। और आपने पिछली कक्षाओं में देखा कि हमने अपने जापान की जितनी भी परिचर्चा थी उसके सभी पहलुओं को पूर्ण कर लिया, कवर कर लिया है। और आज से हम बात करेंगे चीन की। एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है चीन, और संयोग से वो हमारा बिल्कुल निकट पड़ोसी भी है, उससे हमारी सीमाएं लगती हैं। तो चीन के इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने पड़ोसी के घर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में अगर हम जानेंगे तभी तो उससे अच्छे संबंध बना पाएंगे। तो इसलिए आज हम बात करेंगे चीन की। अगर हम चीन के आधुनिक इतिहास को टटोलना चाहें, चीन तो एक बहुत पुरानी सभ्यता है, भारत की तरह ही हजारों साल पुराने उसका भी इतिहास है। लेकिन हम उसका हजारों साल पुराने इतिहास पर चर्चा करने नहीं जा रहे। हम केवल उसके हाल फिलहाल के इतिहास, उसके आधुनिक इतिहास को ही समझने जा रहे हैं। तो अगर जो चीन का आधुनिक इतिहास है, उसका वो 3 प्रश्नों पर फोकस करता है। जो चीन का इतिहास है वो 3 प्रश्नों पर ही घूमता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। हमें उन्हीं 3 के जवाब मिलेंगे इस आधुनिक इतिहास, चीन के आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने पर। तो वो 3 प्रश्न क्या हैं? 3 प्रश्न है: संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति यानी रीगेनिंग सॉवरेंटी। चीन गुलाम बन चुका था पश्चिमी शक्तियों का, और उन्होंने चीन को अपने प्रभाव क्षेत्र में बांट लिया था। यानी जो यूरोप की, अमेरिका की जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, पुर्तगाल वगैरह, ये सब, इन्होंने चीन के अलग अलग हिस्सों को अपने अपने प्रभाव में ले लिया था। कहने को चीन पर उनका डायरेक्ट शासन नहीं था, लेकिन वो उनके प्रभाव में था, और वहां का वो वैसे ही एक्सप्लॉइटेशन, वैसे ही जो शोषण करते थे जैसे कि कोई अपने गुलाम देश का कर सकता है, यानी जैसे ब्रिटेन भारत का कर रहा था। तो चीन अलग अलग यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव में बटा हुआ था, और इस घटना को चीनी खरबूजे का कटना कहते हैं। तो चीन एक खरबूजे की तरह कटा हुआ था, उसके अलग अलग फाकें अलग अलग यूरोपीय और देशों और अमेरिका के हिस्से में थी। यानी उसकी सॉवरेंटी, उसकी संप्रभुता खो चुकी थी। तो चीन का आधुनिक इतिहास का जो पहला प्रश्न है, जिस पर चीन का आधुनिक इतिहास पहली जिस बात पर फोकस करता है, वो है कि चीन ने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता यानी अपनी आजादी किस प्रकार से पाई। ये पहला प्रश्न है। इसके बारे में हम चीन के आधुनिक इतिहास से उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है विदेशी कब्जे के अपमान का अंत। जो उस पर पूरी तरह से विदेशी कब्जा तो नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से वो बटा हुआ था उनके प्रभाव में, तो उसको जो ह्यूमिलिएशन, जो अपमान हुआ था इतना भयंकर, इतने सालों तक उनकी गुलामी का, तो उसने उस अपमान का बदला कैसे लिया, उससे कैसे छुटकारा पाया। और तीसरी जो बात हम देखेंगे वो है कि समानता और विकास का रास्ता चीन ने कैसे तय किया, अपना डेवलपमेंट कैसे किया और समानता लाने की कोशिश कैसे की। इन 3 बातों पर ही हमारा चीन का आधुनिक इतिहास का पूरा फोकस है। तो जब हम चीन का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो हमें मुख्य रूप से इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अब हमारे सामने जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें चर्चा करनी है, वो है कि ये जो 3 बातें थी जो अभी जिनके बारे में हमने बताया, तो इन 3 सवालों का हल करने के लिए चीनी लोगों, चीनी विचारकों का दृष्टिकोण क्या था। तो 3 प्रकार के विचारधाराएं चीन में चल रही थी। उनमें से जो पहली विचारधारा थी वो थी जिसे हम कहते हैं जो आरंभिक सुधारक थे, जो शुरुआत के सुधारक थे, जो चीन के समाज को, उसकी राजनीति को सुधारने आए थे। तो ऐसे जो आरंभिक सुधारक, जो अर्ली रिफॉर्मर्स थे, उनमें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है कांग योवेल,
कांग योवेल और दूसरा है लियांग किचाऊ। लियांग किचाऊ। तो कांग योवेल और लियांग किचाऊ जैसे जो आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों, यानी जो पश्चिम के देशों ने चीन पर जो कब्जा कर रखा था, जो उसके सामने चुनौती पेश कर रखी थी चीन के सामने, तो पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो यानी ये जो कांग योवेल और लियांग किचाऊ हैं, ये चीन की सभी समस्याओं का समाधान कहां खोजने की कोशिश कर रहे हैं? चीन की परंपराओं में, चीन की प्राचीन परंपराओं में, कि चीन की प्राचीन परंपराओं से ही समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, केवल उनको थोड़ा सा नए ढंग का बनाकर। तो इसका मतलब ये जो हमारे कांग योवेल और लियांग किचाऊ हैं, ये हमारे चीन की ट्रेडिशंस, चीन की परंपराओं में विश्वास करते हैं और इनका मानना यह है कि जो चीन का जो इतिहास है, चीन की जो सामाजिक परंपराएं हैं, उन्हीं को अगर हम नए ढंग से, अच्छे ढंग से कुछ थोड़ा सा बदल के प्रयोग करें और उन्हीं के अनुसार आचरण करें, तो चीन को जितनी भी समस्याएं हैं, विदेशी प्रभुत्व की, उसके अपमान की, उसको समानता और न्याय दिलाने की, उसका विकास करने की, ये सारी समस्याएं हल हो सकती हैं चीनी ट्रेडिशन, चीनी पद्धति, चीनी बातों का, चीनी परंपराओं का प्रयोग करके। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं कांग योवेल और लियांग किचाऊ जैसे अर्ली रिफॉर्मर्स। तो एक विचारधारा तो ये थी चीन में चल रही थी कि हमें अपने देश का विकास, अपने देश की समस्याओं का समाधान अपनी ही प्राचीन परंपराओं का नए ढंग से प्रयोग करके करना चाहिए। फिर एक दूसरे तरह के विचारक हैं जिनमें सबसे प्रमुख हैं सन यात सेन। और जब चीन एक रिपब्लिक बना था तो यही उसके सबसे पहले राष्ट्र अध्यक्ष भी बने थे, हेड ऑफ स्टेट भी बने थे, सन यात सेन। तो सन यात सेन और उनके जो ग्रुप था, उनकी क्या विचारधारा थी कि चीन की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? उनकी विचारधारा ये थी कि चीन को वो जापान और पश्चिम के विचारों का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो सन यात सेन जो थे वो जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे और उनका मानना था कि जापान और पश्चिम की बातों, परंपराओं, उनकी तकनीकों का प्रयोग करके चीन अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। तो ये दूसरी विचारधारा चल रही थी चीन के अंदर कि उसकी समस्याएं कैसे ठीक हो सकती हैं। और अब हम तीसरे की बात करते हैं कि तीसरी विचारधारा कौन सी थी चीन में। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो तीसरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे और वो उसका मानना यह था कि युगों युगों की असमानताओं को खत्म करने और विदेशियों को चीन से खदेड़ देने के लिए कम्युनिस्ट पद्धति से शासन स्थापित करना चाहिए, कम्युनिस्ट सरकार बनानी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि चीन में जो तीन मुख्य समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए चीन में तीन अलग अलग विचारधाराओं के लोग और दल थे और तीनों अपने अपने ढंग से चीन की समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात जब आपके सामने स्पष्ट हो गई, तो अब जरा चलते हैं हम चीन और पश्चिमी देशों के एनकाउंटर, यानी उनके सामने पर, कि चीन का पहली बार पश्चिमी देशों के साथ सामना कब हुआ, चीन का पश्चिमी देशों के साथ पहली बार एनकाउंटर कब और कहां हुआ और कैसे हुआ। तो आधुनिक चीन की जो शुरुआत है तो 16वीं और 17वीं सदी से हम देख सकते हैं। तो इस सदी में, यानी 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ चीन का पहला सामना हुआ और यह माना जा सकता है कि चीन का पहला जो एनकाउंटर है, पहला सामना पश्चिमी देशों का सामने जो है वो कब हुआ? 16वीं और 17वीं शताब्दी में। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में कब कैसे हुआ चीन का पश्चिमी देशों के साथ सामना? तो पश्चिमी देशों के जो जेसुइट मिशनरी थे, जेसुइट मिशनरीज, वो
चीन आए और वो अपने साथ खगोल विद्या यानी एस्ट्रोनॉमी और गणित यानी कि मैथमेटिक्स, इन सारी विद्याओं को चीन लेके आए। तो चीन का पहली बार इन बातों से परिचय 16वीं-17वीं शताब्दी में जेसुइट पादरियों ने, जेसुइट प्रीस्ट ने करवाया, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स जैसे विज्ञानों का। तो यहां से चीन पहली पहली बार पश्चिमी देश के लोगों से संपर्क में आया। तो ये जो पहली मुलाकात हुई चीन और जेसुइट पादरियों यानी पश्चिमी देश के लोगों की, तो इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, कोई खास असर नहीं था, पर इसने उन चीजों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। यानी जब 16वीं-17वीं शताब्दी में जेसुइट पादरी आए, चीन को एस्ट्रोनॉमी सिखाई, मैथमेटिक्स सिखाई, तो इसका उस समय कोई खास असर हमें दिखाई नहीं महसूस हुआ, लेकिन ये प्रक्रिया तेज हो गई, चलती रही। यानी पश्चिम के देश के लोग चीन आते रहे, उनसे संपर्क करते रहे, और ये प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में तेज गति वाली हो गई। और अब पश्चिमी देशों के ज्यादा लोग, ज्यादा व्यापारी, ज्यादा कंपनियां चीन पर आके अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करने लगी और यहां से फायदा उठाने की कोशिश करने लगी। इसकी जो चरम परिणति है वो अंग्रेजों के द्वारा किए गए अफीम युद्ध से दिखाई देती है। अफीम युद्ध का मतलब था कि अंग्रेजों ने चीन को अफीम का आदी बना दिया था। इसका मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअल में होता यह था कि चीन की बहुत सारी चीजें जैसे चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, इन सब चीजों की यूरोप में बहुत मांग थी। तो यूरोप की कंपनियां, जिसमें अंग्रेज भी थे, डच भी थे, जर्मन भी थे, फ्रेंच भी थे, पुर्तगाली भी थे, सभी इसकी पश्चिमी देशों की जो कंपनियां थी वो चीन से चाय, रेशम, रेशम मतलब सिल्क, और चीनी मिट्टी के बर्तन, पोर्सलिन के बर्तन ले जाया करते थे खरीद खरीद के। लेकिन पश्चिमी देशों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बनती थी जिसकी चीन को जरूरत हो। तो चीन से अगर आपको, यानी पश्चिमी देशों को, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने हैं, सिल्क खरीदना है, चाय खरीदनी है, तो बदले में आप उन्हें कुछ वस्तु दे नहीं सकते, क्योंकि चीन को आपकी चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये चीजें खरीदने के लिए चीन को आपको क्या देना पड़ेगा? चांदी देनी पड़ेगी, सिल्वर, गोल्ड देना पड़ेगा। तो ये बहुत अखरता था पश्चिमी देश के लोगों को कि यार हमें चीन से ये सब चीजें खरीदनी है और बदले में लेकिन हमारा बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत सिल्वर, बहुत गोल्ड जा रहा है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। क्यों ना कोई ऐसी चीज हम तैयार कर लें जिसकी चीन को जरूरत हो, तो वो चीज हम चीन को दे दिया करेंगे और बदले में अपनी जरूरत की चीजें, सिल्क, टी और ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, ये ले जाया करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमें सिल्वर और गोल्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो गड़बड़ाएगा नहीं और हमें घाटा नहीं होगा। ये जब उनके विचार में आया तो और किसी को तो समझ में नहीं आया कि क्या करें, लेकिन अंग्रेज सबसे ज्यादा चालाक थे, उन्हें समझ में आ गया। उन्हें लगा कि चीनी लोगों को नशे की आदत डाल दी जाए, अफीम पिलाया जाए इन्हें, और जब वो अफीम के आदी हो जाएंगे तो फिर वो हमसे अफीम खरीदेंगे और फिर हम इनको अफीम बेचने के बदले में इनसे सिल्क, टी, चीनी मिट्टी के बर्तन ले लेंगे। तो फिर हमें गोल्ड और सिल्वर इन्हें नहीं देना पड़ेगा और हमें नुकसान नहीं होगा, हमारा घाटा नहीं होगा। और वो अफीम कहाँ से पैदा होगी? अब कोई अमेरिका में या कोई यूरोप में तो पैदा होती नहीं थी अफीम। अफीम मुख्य रूप से एशिया में ही पैदा होती थी, और वो भी खासकर भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी क्वालिटी की अफीम पैदा की जा सकती है। तो अंग्रेजों, क्योंकि भारत तो था ही अंग्रेजों का गुलाम, उस समय अंग्रेजों की कॉलोनी था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो चीनियों ने भारत के कुछ हिस्सों में अफीम पैदा करनी शुरू की। अफीम को इंग्लिश में ओपियम भी कहते हैं, ओपियम पैदा करनी शुरू की और उस ओपियम को ले जाके चीन में जाकर बेचना शुरू। चीन के लोगों को पहले तो फ्री पिलाई ताकि उनको आदत पड़ जाए, नशेड़ी बन जाए,
और जब वो नशेड़ी बन गए, जब उन्हें आदत पड़ गई, तो फिर कहा कि भाई अब तो तुम्हें अफीम चाहिए तो खरीदनी पड़ेगी। तो इसके अब चीनी लोग तो नशेड़ी बन ही गए थे, तो वो खरीदने को तैयार हो गए। तो अंग्रेज उसके बदले में उनसे उनकी वहाँ की चीज़ें जैसे सिल्क और जो वो चीनी मिट्टी के बर्तन लेते और उन्हें अफीम देते। तो उन्हें अपना एक तरह से उन्होंने गुलाम बना लिया नशे का, और इस तरह से केवल अफीम दे दे के उनसे उनकी सारी चीजें लेते रहे। अब अंग्रेजों को उन्हें सिल्वर और गोल्ड देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब अंग्रेजों का फायदा बहुत बढ़ गया। और अफीम भी उन्हें फ्री की मिल रही थी। अंग्रेज भारत में पैदा करवाते थे, भारत उनका गुलाम था, यहाँ से भी फ्री का ले जाते थे और वहां जाके फ्री में वो उनकी अफीम दे देते थे और वहां से वो सब चीजें ले आते थे। तो इस तरह से अंग्रेजों को बड़ा फायदा हो रहा था। लेकिन चीन के लोग अफीम के नशेड़ी बनते जा रहे थे। तो जो वहां का राजा था और वहां की सरकार थी, वो इस बात से चिंतित थी। उन्होंने अंग्रेजों से मना किया कि भाई तुम अफीम मत लाया करो हमारे यहाँ, हमारे लोगों को मत बेचा करो। लेकिन अंग्रेज काय को मानने वाले हैं, उन्हें तो बड़ा फायदा हो रहा है। तो अंग्रेजों ने राजा की बात नहीं मानी और वो अफीम ला ला के बेचते रहे। तो इस पर जो चीन का राजा था, चीन की सरकार थी, उसने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन पर हमला किया, उनसे युद्ध हुआ। इसी को अफीम युद्ध यानी ओपियम वॉर कहते हैं। तो इन ओपियम वॉर्स में, इन अफीम युद्धों में जो अंग्रेज जीत गए और चीन की सेना, चीन की जो सरकार की सेना थी, चीन के राजा की सेना थी, वो हार गई। और इस तरह से चीन अंग्रेजों का गुलाम होता चला गया। ऐसा डायरेक्टली नहीं जैसा भारत था, लेकिन इनडायरेक्टली हो गया। तो यही बात आपको यहां पर बताई गई थी। इसी के चलते पहला अफीम युद्ध हुआ जो 1839 से 1842 तक चला, यानी 1839 से 1842 तक चला। इसने उस समय जो सत्ताधार, जो चीन का जिस वंश का चीन पर शासन था, वो था क्विंग राजवंश, क्विंग डायनेस्टी। तो इस फर्स्ट ऑफ ओपियम वॉर ने क्या किया, इस युद्ध ने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। तो इस ओपियम वॉर में क्योंकि क्विंग राजवंश की सेना हार गई, तो वो और कमजोर हो गया। और जो चीन के लोग जो बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि भाई सुधार किया जाए, देश में बदलाव किए जाए, इन मांगों को और बल मिला, क्योंकि अब क्विंग राजवंश और ज्यादा कमजोर होता चला गया था। तो इस तरह से आपने अफीम युद्ध की बात की। पेज नंबर 244 पर आपको एक बॉक्स दे रखा है, उसमें चित्र भी दे रखा है ओपियम वॉर का, अफीम युद्ध का, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी है। तो आपको उस बॉक्स में इसके बारे में पढ़ना है। हालांकि मैंने सारी बात बताई दी है, लेकिन आपको उसमें फिर भी पढ़ना है। अब हम अगले बिंदु जिस पर हमें चर्चा करनी है, अब उस पर आते हैं। और वो है कि क्विंग सुधारकों ने, जो क्विंग राजवंश में जो रिफॉर्मर्स थे, जो चीन को अच्छा बनाना चाहते थे, सुधारना चाहते थे, तो क्विंग सुधारकों ने चीन की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए। हमने देखा था ना कि ओपियम वॉर में चीन के राजा हार गया था, तो वहां पर सुधारों की, रिफॉर्म्स की मांग उठने लगी थी। और क्योंकि राजा कमजोर हो गया था, तो वो उन मांगों को रोक भी नहीं पाया, तो वहां पर सुधार शुरू करवा दिया गया क्विंग रिफॉर्मर्स के द्वारा, क्विंग सुधारकों द्वारा। तो आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि जो क्विंग सुधारक थे, क्विंग रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने चीन में व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या काम किया। तो कांग यूवेई और लियांग किचाऊ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई। तो 3 मुख्य सुधार क्विंग रिफॉर्मर्स ने किए। एक तो एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, यानी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश किया चीन में। दूसरा क्या किया, नई सेना, नए तरह, यानी एक नया सिस्टम बनाया सेना का, नई तरह की सेना बनाई, मिलिट्री बनाई। और शिक्षा व्यवस्था
का भी नई शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए, सेना में सुधार किए और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सुधार किए। तो क्विंग सुधारकों ने ये 3 चीजों पे खास सुधार पे बल दिया। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया गया, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बनाने के लिए जो लोकल लेजिस्लेटिव यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनको भी सेटअप किया गया। और साथ ही उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण यानी कोलोनाइजेशन यानी गुलाम होने से बचाने की जरूरत भी महसूस की। तो आपने देख लिया कि क्विंग रिफॉर्मर्स ने, क्विंग सुधारकों ने क्या क्या काम किए चीन में सुधार करने के लिए। उन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश किया, नया एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया, नया मिलिट्री सिस्टम एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए एक स्थानीय विधायिकाओं, लोकल लेजिस्लेचर्स का भी स्थापना की। और साथ ही उन्होंने चीन के लोगों और सरकार को चीन के गुलाम बनने से रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने के लिए लोगों को आगाह किया। वो जानते थे कि कोलोनाइजेशन जब होता है किसी देश का, जब वो किसी दूसरे देश का गुलाम बनता है तो उसे कितनी कठिनाइयां, कितना खराब उसको अनुभव होते हैं। क्योंकि उनके सामने पोलैंड और भारत के उदाहरण थे। पोलैंड को भी इन यूरोपीय शक्तियों ने अपना कॉलोनी बना लिया था और भारत को भी इन यूरोपीय शक्तियों ने अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो उनके गुलामी के उदाहरणों को चीन के लोग जानते थे, क्विंग रिफॉर्मर्स जानते थे और वो चाहते थे कि चीन जो है कॉलोनी ना बने। तो इसके लिए उन्होंने अपने देश के लोगों को, अपने सरकार को आगाह किया, फोरवॉर्न किया, वार्निंग दी कि भाई चीन को बचा लो कॉलोनी बनने से। तो इस तरह से ये सब क्विंग रिफॉर्मर्स के द्वारा किए गए सुधार थे। तो आपसे परीक्षा में अगर ये पूछा जाए कि क्विंग रिफॉर्मर्स ने, क्विंग सुधारकों ने चीन की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या काम किया, तो आप इन्हीं सब बातों को बताएंगे। अब जो अगला बिंदु है हमारे चर्चा का आज के लिए वो है कि चीनी विचारकों के पश्चिमी उपनिवेशवाद के बारे में क्या विचार थे। चीनी विचारकों के पश्चिमी उपनिवेशवाद के बारे में क्या विचार थे, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बना रही हैं, जैसे उन्होंने भारत को बना लिया, पोलैंड को बना लिया और चीन को बनाना चाहती हैं। तो इसके बारे में चीन के रिफॉर्मर्स जो थे वो क्या सोचते थे, उनका क्या मानना था। उपनिवेश यानी कॉलोनी बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। ये कहां लिखा है, पेज नंबर 244 पर, जो सबसे लास्ट पैरा है। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था। सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल पोलैंड का था कि उसको किस तरह से यूरोपीय शक्तियों ने कॉलोनाइज करके उसका बंटवारा कर दिया था। यहां तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया यानी एक वर्ब के रूप में किया जाने लगा। क्रिया, अब वर्ब का क्या मतलब, जैसे कोई कहे टू एनरिच अस यानी हमें अमीर बनाने के लिए, तो यहां एनरिच शब्द क्या है, वर्ब है यानी क्रिया है। तो पोलैंड, वैसे किसी देश का नाम तो एक संज्ञा होता है, एक नाउन होता है, लेकिन पोलैंड शब्द, पोलैंड देश के नाम का प्रयोग एक नाउन के साथ साथ एक वर्ब के रूप में भी किया जाने लगा। कैसे, जैसे अब मैं उदाहरण देके बताता हूं। तो इसका इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। बोलान वू, जो चीनी भाषा में बोला जाने लगा, बोलान वू। तो बोलान वू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए, यानी टू पोलैंड अस। तो टू पोलैंड अस का मतलब है टू एनस्लेव अस, हमें गुलाम बनाने के लिए। तो पोलैंड शब्द का प्रयोग एक क्रिया के रूप में होने लगा और जिसका मतलब था गुलाम बनाना, कोलोनाइज करना। तो टू पोलैंड अस का, टू पोलैंड अस, इसका मतलब क्या हुआ, टू कोलोनाइज अस, यानी हमें गुलाम बनाने के लिए। तो पोलैंड शब्द को एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यानी ये इस बात को दिखा रहा है कि पोलैंड का जो एग्जाम्पल था वो कितना फेमस हो गया था पूरे दुनिया में, कि किस तरह से
जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो अपनी कॉलोनी, अपने गुलाम बना लेते हैं दूसरे देशों को। तो इस बात से चीन के विचारक बड़े सजग थे और वो चाहते थे कि चीन को कॉलोनी ना बनाई जाए। उनके सामने पोलैंड का उदाहरण था जिसका वो प्रयोग करते थे और चीनी भाषा की एक कहावत ही बन गई, बोलान वू, यानी कि टू पोलैंड अस। भारत का उदाहरण भी सबके सामने था। भारत को भी तो गुलाम बना लिया था अंग्रेजों ने, तो भारत का उदाहरण भी सबके सामने था। विचारक, एक विचारक थे चीन के थिंकर लियांग किचाऊ। तो लियांग किचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, और वो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात वो अपने चीन के लोगों को बताते थे, चीन के थिंकर जैसे लियांग किचाऊ जैसे थिंकर, कि भाई देखो पश्चिम के देश जो हैं वो बड़े कॉलोनाइजर हैं, दूसरे देशों को गुलाम बनाते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते हैं, और यहां तक ना केवल उनकी सरकारें बल्कि उनकी कंपनियां भी इसी काम में लगी हैं। और इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उदाहरण दिया अपने लोगों को कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह भारत को अपनी कॉलोनी बना लिया है, किस तरह गुलाम बना लिया है। वो कहते हैं, यानी चीन के जो थिंकर है वो क्या कह रहे हैं कि भारत के लोगों की बुराई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वे ब्रिटानिया यानी अंग्रेजों की ताबेदारी यानी उनकी नौकरी करते हैं और अपने ही लोगों के साथ यानी दूसरे भारतीयों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। तो चीनी लोग भारतीयों की दो कारणों से आलोचना करते थे। एक तो कि भारतीय लोग अंग्रेजों की ताबेदारी करते, उनकी नौकरी करते हैं, और भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी करते करते, अंग्रेजों की नौकरी करते करते दूसरे भारतीयों पे अत्याचार करते हैं, उनके साथ क्रूर होते हैं। इस बात के लिए चीनी लोग भारतीयों की आलोचना करते हैं। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता है। तो इसी वजह से वो भारत के लोगों की आलोचना करते थे और साथ ही अपने आप को कॉलोनाइज होने से रोकने की पूरी कोशिश करते थे। अब चीन में एक खास विचारक हुए जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं उसे कन्फ्यूशनिज्म यानी कि कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। चीन की समाज को, वहां की सत्ता को, वहां की सरकार को, वहां की शासन प्रणाली को स्थापित करने में कन्फ्यूशियसवाद का, कन्फ्यूशनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जरा अब उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार करते हैं। इन सब से अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की जरूरत है। यानी चीन के लोगों ने यह महसूस किया कि चीन को कॉलोनी बनने से तो बचाना जरूरी है ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी परंपरागत सोच को भी, कुछ ट्रेडिशनल थिंकिंग को भी कुछ बदलने की जरूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस जो कि 551 से 479 बीसीई में पैदा हुए एक बहुत बड़े विचारक, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई थी। तो कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों ने चीन के लोगों को जो शिक्षा दी थी उसी से एक विचारधारा पनपी थी जिसे कन्फ्यूशियसवाद कहते थे। इसका दायरा अच्छे व्यवहार यानी गुड कंडक्ट, व्यवहारिक समझदारी यानी कि प्रैक्टिकल विजडम, और उचित सामाजिक संबंधों यानी प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप के सिद्धांतों का था। यानी कन्फ्यूशियसवाद में इन तीन चीजों पर जोर दिया जाता था कि सब लोग गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण करें, प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक समझदारी अपनाएं, और प्रॉपर सोशल रिलेशन यानी उचित सामाजिक संबंध, दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखें। तो इसी सब पर आधारित था कन्फ्यूशियसवाद। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया। जो चीनियों का जीवन के प्रति एटीट्यूड, जो लाइफ के प्रति एटीट्यूड है, वो कन्फ्यूशियसवाद से प्रभावित है।
इसी तरह से इस कन्फ्यूशियसवाद ने सामाजिक मानक दिए, सोशल स्टैंडर्ड दिए, और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। और जो चीन की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, चीन के जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब का बेसिस कन्फ्यूशियसवाद बना। तो आपसे कन्फ्यूशियसवाद के बारे में भी सवाल आ सकता है कि कन्फ्यूशियसवाद ने चीन के राष्ट्रीय जीवन को किस तरह प्रभावित किया। और फिर हम देखते हैं एक आखिरी बात, वो है कि चीन ने अपने लोगों को नए विषयों में ट्रेनिंग दिलवाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए ताकि वो लोग नई नई चीजें सीख के आए और चीन का विकास कर सकें। तो इसके लिए क्या क्या काम किए गए? लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा। चीन के विद्यार्थियों को इन देशों में भेजा ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आए। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए, बल्कि गणतंत्र यानी रिपब्लिक की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये जो विदेशों से पढ़ के जो लोग वापस आए, उन्हीं ने चीन में रिपब्लिक की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती हैं, तो चीन ने जापान से न्याय यानी जस्टिस, अधिकार यानी राइट्स, और क्रांति यानी रिवॉल्यूशन के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए। तो ये तो एक तरह से उल्टी धारा बह उठी। जापान का गुरु तो चीन था। जापान बहुत हद तक चीन की संस्कृति से प्रभावित है, उसने चीन से बहुत सारी बातें ली हैं पुराने चीन जमाने से। लेकिन अब आधुनिक जमाने में उल्टा हो रहा है, अब चीन जापान से कुछ सीख रहा है। क्या क्या सीखा उसने? न्याय सीखा, अधिकारों के बारे में सीखा, और क्रांति के बारे में सीखा। चीन सीख रहा है जापान से। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था, वो अभी मैंने बताई। फिर 1905 में रूसी जापानी युद्ध हुआ। जापान रूस के साथ युद्ध हुआ था, हमने पहले भी पढ़ा था। यह एक ऐसा युद्ध हुआ था जो चीन की जमीन पर और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था। तो इस रूसी जापानी युद्ध के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। अब यहां पर हमें चीन की एक इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट जो परीक्षा प्रणाली थी, नौकरियों के लिए परीक्षा प्रणाली थी, उसके बारे में बात करें। जैसे आप जानते हो ना, आजकल भी तो सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए परीक्षाएं होती हैं, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए। तो ये तो अभी हाल की मॉडर्न चीज है ना कि नौकरी देने के लिए परीक्षा हो रही है। लेकिन चीन में ये बहुत पुराने जमाने से ये परीक्षा की प्रणाली थी। वहां पर सरकारी अधिकारी बनने के लिए लोगों को, विद्यार्थियों को एक परीक्षा पास करनी पड़ती थी। तो वहां पर सिविल सर्विस एग्जाम बहुत पुराने जमाने से हो रहे हैं। उसमें क्या करते थे वहां पर, उसमें क्या होता था वहां पर ना, जो उस सिविल सर्विस की जो उनकी एग्जाम होता था, उसमें एक 8 भागों वाला एक निबंध ऐसे लिखना होता था क्लासिकल चाइनीज लैंग्वेज में। तो इस तरह से परीक्षा प्रणाली होती थी। उसमें जो पास हो जाते थे उनको वहां के, जैसे हमारे यहाँ आईएएस पीसीएस होते हैं बड़े अधिकारी, तो वो बनाया जाता था। तो इसके लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक था। इस प्रणाली में केवल जो साहित्य, लिटरेचर, इतिहास वगैरह ऐसे विषयों के ही प्रश्न पूछे जाते थे। ऐसे राइटिंग स्किल वगैरह ही देखी जाती थी। यानी ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के स्टूडेंट, जैसे आप हो ना आर्ट्स के स्टूडेंट, केवल इनके लिए ये परीक्षा होती थी। तो जो भी ऑफिसर बनना चाहता था तो वो आर्ट्स विषय लेता था उस समय भी, जैसे अब भी यहाँ पर भी भारत में भी ऐसा होता है आमतौर पर। तो वो आर्ट्स विषय लेता था। तो सभी लोग, अच्छे से अच्छा विद्यार्थी भी आर्ट्स लेने लगा, तो साइंस टेक्नोलॉजी कोई पढ़ता ही नहीं था। इससे चीन साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ता चला गया। तो इसी बात को ध्यान में रखकर फिर जब 1905 में चीन ने इस जो सिविल सर्विस एग्जाम जो वो कराता था उसको खत्म कर दिया, ताकि बच्चे केवल ह्यूमैनिटीज ही ना पढ़ें बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ भी ध्यान दें। तो इस बात को आपका पेज नंबर 245 पर एक बॉक्स में दे रखा, परीक्षा प्रणाली एग्जामिनेशन सिस्टम बॉक्स,
उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और आपको पता है इस पर जो बॉक्स में जो चीज दी होती है उस पर एग्जाम में इसे पैराग्राफ के रूप में देके इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, इसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो इसलिए आपको ये भी पैराग्राफ अच्छे ढंग से पढ़ना है और समझना है कि एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा था। वो हालांकि मैंने बता दिया और थोड़ा डिटेल में उसमें पढ़ना है। तो आज के बारे में आज के लिए हम यहीं तक अपनी चर्चा समाप्त करते हैं और अब अगले भाग पर आएंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।